हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 7 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अफाल ट्रिपल जंक्शन के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। देन हम देखेंगे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में। इसके साथ ही सिटी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के बारे में देखेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है जिनकी वजह से ये काफी चर्चा में रहे। इसके साथ ही हम देखेंगे नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ्स के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अफार ट्रिपल जंक्शन। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफार ट्रिपल जंक्शन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेटेजिक नेवल चोक पॉइंट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। Second, a tri-junction point of borders between Ethiopia, Kenya, and Somalia known for piracy. Third, a region in the Himalayas where the Eurasian, Indian, and Burmese plates converge. And fourth, a meeting point of the three tectonic rifts, the Red Sea, Gulf of Aden, and East African rifts. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अफार ट्रिपल जंक्शन को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये एक मीटिंग पॉइंट है ऑफ द थ्री टेक्टोनिक रिफ्ट्स जिसमें है रेड सी, गल्फ ऑफ अडेन एंड ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट्स। आप देख सकते हैं, the Afar Triple Junction is a geological feature located in the Afar Triangle in Horn of Africa, and it is the junction where three divergent plate boundaries meet: the Red Sea Rift, the Gulf of Aden Rift, and the East African Rift. So it acts as a central point for the breakup of the African continent, and the dynamics here involve the spreading of plates in three different directions, making it one of the most tectonically active and significant regions for studying continental breakup and ocean basin formation. सो आपने देखा कि ये एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे जो तीन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, नूबियन, सोमालियन एंड अरेबियन, ये कन्वर्ज होती हैं, कॉजिंग द प्लेट्स टू पुल अपार्ट. So this region is located across Ethiopia, Eritrea, and Djibouti, and also it contains Lake Assal, Africa's lowest point. अभी हाल ही में ये जो अफार ट्रिपल जंक्शन है ये काफी चर्चा में रहा, क्योंकि एक वल्केनो है जिसका नाम है हाइली गुबी, वो इसी रीजन से संबंधित है और कई हजार वर्षों के बाद उसमें अभी इरप्शन देखा गया है। आप ध्यान रखेंगे, उस वल्केनो का नाम है हाइली गुबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हेरोन MK2 जो मानव रहित हवाई वाहन है, यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, इजराइल, रशिया या फिर इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको डेवलप किया है इजराइल ने। आप देख सकते हैं, so to boost unmanned strength after Operation Sindoor, the Indian Armed Forces have urgently procured
more satellite-linked Heron Mk2 unmanned aerial vehicles. So it is a medium altitude, long endurance UAV developed by Israel Aerospace Industries. And it is 8.5 meter long and it has 16.6 meter wingspan and it carries a 490 kg payload with 1430 kg maximum takeoff weight. So it flies for 45 hours, reaches 35,000 feet and operates beyond 1000 kilometers. It carries electro-optical or infrared electronic intelligence and communication intelligence system for long-range border safe surveillance. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा हेरॉन MK2 यूएवी जो है इसको डेवलप किया है इजराइल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र जो है यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आपको बताना है कि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आप देख सकते हैं। So the National Center for Polar and Ocean Research celebrated its silver jubilee and released commemorative postage stamps. So इसको establish किया गया था on 25th of May 1998 as an autonomous research and development institute. So it was earlier called the National Center for Antarctic and Ocean Research. आपने देखा कि ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इट इज लोकेटेड एट वास्को डी गामा। सो इट कोऑर्डिनेट्स द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम एंड पोलर expeditions in the Arctic, Antarctic, Southern Ocean and Himalayas. आपने देखा कि ये एक तरीके की नोडल एजेंसी है फॉर प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पोलर एंड सदर्न ओशन साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी शामिल है दैट इट मैनेज एंड अपकीप द इंडियन अंटार्कटिक रिसर्च बेसिस मैत्री एंड भारती एंड द इंडियन आर्कटिक वेज हिमाद्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Urayur cotton sari and Thoyamalli rice, which has recently secured the geographical indication tag, belongs to which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उरैयूर की जो सूती साड़ी है और थुयमल्ली चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उरयूर कॉटन साड़ी और जो थुयामल्ली राइस है ये संबंधित हैं तमिलनाडु से और हाल ही में दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं। 5 प्रोडक्ट्स तमिलनाडु के हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है एंड विथ दिस
With this status, it raised the state's total of 74 GI tag products. So the products are Urayur cotton sari, Kivindapadi नाथु सक्कराई जो कि एक तरीके का जैगरी पाउडर है, थुयामल्ली राइस, नामक्कल मक्कल पथिरांगल जो कि एक सोप स्टोन कुकवेयर है, एंड अंबा समुद्रम चोपू समम जो कि एक वुडन टॉय है। सो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं तमिलनाडु को जिनको रिसेंटली जीआई टैग प्रदान किया गया है। Urayur saris are woven in Tiruchi using cotton from Coimbatore and natural dyes. Kivindapati jaggery is made from the local sugarcane using slow juice evaporation. Thoyamali is a 135 to 140 day samba rice variety applied by the Tamil Nadu State Agricultural Marketing Board with National Bank for Agricultural and Rural Development Support. इसके साथ ही नामक्कल सोपस्टोन कुकवेयर जो है इट गेन्ड अप्रूवल थ्रू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सपोर्ट। सो जीआई टैग की बात करें तो ये एक तरीके का साइन है विच इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स with a specific geographical origin possessing unique qualities or reputation due to that origin. So it serves as an intellectual property right attributing a product's quality, reputation, or other characteristics to its geographical origin. और ये जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है इट इज रेगुलेटेड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 and it is governed by the WTO's agreement on trade related aspects of intellectual property rights. सो ये जो जीआई रजिस्ट्री है ये की जाती है अंडर द DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी जो वैलिडिटी होती है ये 10 इयर्स की होती है। इसके बाद फिर से इसको रिन्यू किया जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे कि जो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन की फीस थी वो पहले 10,000 हुआ करती थी, अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने उसको कम किया है। आपको कमेंट करके बताना है कि 10,000 से कम करके उस रजिस्ट्रेशन फीस को अब कितना रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The City Prosperity Index was developed by UN Habitat for which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शहर समृद्धि सूचकांक को यूएन हैबिटेट के द्वारा विकसित किया जाता है। आपको बताना है कि यह किसको प्रदर्शित करता है या किस चीज को यह मेजर करता है। आपके ऑप्शंस हैं रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन जीडीपी, सेकंड measures the multidimensional prosperity of cities, थर्ड कंपेयर नेशनल पॉवर्टी लेवल्स या फिर इट ट्रैक्स रूरल डेवलपमेंट गोल्स। आपको बताना है कि जो यूएन हैबिटेट का सिटी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है या क्या प्रदर्शित करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये मेजर करता है मल्टी डायमेंशनल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज। आप देख सकते हैं The City Prosperity Index, it was created by the UN Habitat as a tool to measure the overall prosperity of cities using multiple dimensions, not just economic performance. So ये इवेल्युएट करता है 6 डायमेंशंस जिनमें शामिल है की प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी एंड इंक्लूजन, environmental sustainability and governance and legislation. So CPI is explicitly designed for cities and urban areas, meaning it does not measure national GDP, national poverty levels, or rural development goals. So its purpose is to give policymakers a multidimensional, evidence-based assessment to how prosperous, inclusive, and sustainable a city is.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय विधायी सूचकांक है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to provide a state-wise benchmarking system to evaluate legislative productivity, transparency, and innovation. And second, it prescribes the content of legislation and policy priorities for state legislatures. Third statement is, it encourages the adoption of digital practices and participatory mechanisms in legislative functioning. And fourth, the National Legislative Index aligns with the vision of One Nation, One Legislative Platform for Digital Integration of Legislatures. अब आपको बताना है कि नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सो सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ये प्रेस्क्राइब नहीं करेगा कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन या फिर पॉलिसी प्रायोरिटीज, ये इवेल्युएट करेगा। सो ये एक तरीके का इवेल्युएशन टूल है फॉर इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं द नेशनल लेजिस्लेटिव Index provides a benchmarking framework to assess the performance, productivity, transparency, and innovation of state legislatures. So it converts legislative functioning into quantifiable, comparable metrics without prescribing policy content. So it does not prescribe legislation or policy priorities. It is an evaluation tool for institutional performances. सो इसका फोकस जो होगा वो होगा प्रोसेस पर, अकाउंटेबिलिटी पर एंड गवर्नेंस, नॉट ऑन सब्सटेंस ऑफ लॉ और पॉलिसी डिसीजंस. So it encourages adoption of digital practices, technology integration, and participatory mechanisms such as improved question hour participation, digitized records, and live streaming of proceedings. तो आपने देखा कि ये साथ ही साथ अलाइन करता है विद द वन नेशन वन लेजिस्लेशन प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव एमिंग टू डिजिटली इंटीग्रेट लेजिस्लेटिव डाटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन एक्सेस एंड रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the global indices for reforms and growth framework. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सुधार और विकास के लिए जो वैश्विक सूचकांक है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द नीति आयोग। एंड सेकंड, it aims to track and improve India's standing on selected global indices through interministerial coordination. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी। यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं सो द
ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ ये एक इनिशिएटिव है बाय इंडिया टू ट्रैक एंड इम्प्रूव इट्स स्टैंडिंग ऑन 26 selected global indices through interministerial coordination। और जो कोऑर्डिनेटर होंगे इस फ्रेमवर्क के वो होंगे द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस ऑफ नीति आयोग, सर्व्स एज द नॉलेज पार्टनर एंड सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ऑफ द फ्रेमवर्क। सो इसका एम होगा टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इंडिया कैन इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन इंटरनेशनल रैंकिंग्स। और ये जो अनाउंसमेंट है ये किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। सो आप ध्यान रखेंगे इसमें जो 26 इंडाइसेस की बात की गई है, सो 4 की एरियाज होंगे या 4 मेन थीम्स होंगे जिसके अंतर्गत इन 26 इंडाइसेस को रखा जाएगा, और वो है इकोनॉमी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।